बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीए पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर के एंसेलरी के विद्यार्थियों जिन्होंने जिन्होंने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट ऑफ इंटरनल ह्यूमनिज्म का पेपर लिया है, उसमें जो सेकेंड सेमेस्टर का द्वितीय सेमेस्टर का कोर्स है भारतीय सभ्यता, समाज एवं अर्थव्यवस्था का इतिहास, उसमें मैं आपको अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पिछले दिनों आपको अपनी बात रख रहा था। आज मैं जो उसके आगे अपनी बात आपके सामने रखूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के हिमायती थे। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था भी जरूरी है। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबी, समर्थ ग्राम पंचायतों व जनपद व्यवस्था के पक्षधर हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम तथा जनपद होने चाहिए। ग्रामों को उजाड़ने वाले आर्थिक नियोजन अंततः भारत को उजाड़ने वाले सिद्ध होंगे। शहर व ग्रामों का विषम विकास हमारी राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा होगा। संसाधनों व सत्ता के केंद्रीकरण के कारण हम पूंजीवाद व प्रतिक्रियात्मक दुष्चक्र से बच सकते हैं। अतः आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था ही भारतीय परिस्थितियों में हमारे लिए उपादेय है। अतः उपाध्याय कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते हैं, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहिए। स्वयं सेवी क्षेत्र, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को खड़ा करना होगा। यह क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही मनुष्य आगे बढ़ सकेगा, मनुष्यता का विकास हो सकेगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर का विचार कर सकेगा, प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विशेषताओं का विचार करके उसे काम देने पर उसके गुणों का विकास हो सकता है। यह विकेंद्रित अर्थव्यवस्था भारत ही संसार को दे सकता है। जो व्यवस्थाएं भारी उद्योगों व केंद्रीकरण के दुष्चक्र में एक बार फंस गईं, उन्हें वापस लौटना कठिन है। अतः तृतीय विश्व युद्ध के देशों को ग्रामोन्मुखी लघु उद्योगों वाली विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। विकेंद्रीकरण से वे समस्याएं हल होती हैं जिनका कारण अति केंद्रीकरण है। पूंजीवाद अति केंद्रीकरण के कारण ही उत्पन्न होता है। जब लोगों को बड़े पैमाने पर उत्पादन का अवसर ही नहीं मिलेगा तो पूंजी इकट्ठी ही कैसे हो सकेगी। इसमें गांव तो अधिकाधिक स्वावलंबी हो गई। स्वावलंबी गांव व्यक्ति को प्रेरणा मिलने के कारण वस्तु का गुण तथा उत्पादन दोनों ही बढ़ेंगे। पुरातन काल में कुटीर उद्योग जितनी उत्तम श्रेणियों की वस्तुएं तैयार करते थे उतनी आज की मशीन नहीं कर पाती। कुटीर उद्योगों में हस्तकौशल और शिल्प का जो बड़ा क्षेत्र मिलता है वह मशीन उद्योगों में बिल्कुल नहीं मिल पाता। जिस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र में ग्राम पंचायत आदि इकाइयों से लोकतंत्र उठकर ऊपर की ओर चलता है, उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र में ग्राम तथा कुटीर उद्योगों और उसी प्रकार विकेंद्रीकरण के अनुसार किए जाने वाले कृषि उत्पादन केंद्रों से उठकर लोकतंत्र को ऊपर जाना चाहिए। साम्यवाद केंद्रित अर्थनीति का ही एक अंग है, अतः उसकी जड़ें आसमान में हैं, जबकि
इस अर्थव्यवस्था की जड़ें धरती के भीतर गहरी घुसी हुई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मतानुसार बड़े उद्योगों का सर्वथा निषेध विकेंद्रीकरण का हेतु नहीं है। वे बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों पर अवलंबित करना चाहते हैं। उत्पादक वस्तुएं बड़े उद्योग तैयार करें तथा उपभोग वस्तुएं छोटे उद्योग द्वारा बनाई जाएं। दूसरा, उपभोग वस्तु के उत्पादन के काम में आने वाली वस्तुओं को अलग अलग छोटे पैमाने पर तैयार करना तथा उनका एकत्रीकरण बड़े कारखानों में करना, जैसे स्विट्ज़रलैंड में घड़ियों के पुर्जे छोटे छोटे शिल्पियों द्वारा तैयार करके उन्हें इकट्ठा करके घड़ी के रूप में बड़े कारखाने में तैयार किया जाता है। मोटर आदि जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं उनमें बहुत से भाग इस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं। जापान में इस दृश्य से बहुत काम हुआ है। वहाँ रेलगाड़ियाँ बनाने के लिए 77%, जहाज बनाने के लिए 70% तथा मोटर निर्माण के लिए 62% इन छोटे उद्योगों द्वारा सामान तैयार किए जाते हैं जिसका प्रयुक्त किया जाता है। यदि उपर्युक्त दो वर्गों के उद्योगों को भली भांति स्थापित कर दिया जाए तो प्रतिस्पर्धी उद्योग का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय इस बात से सहमत नहीं है कि छोटे उद्योग आर्थिक दृष्टि से किफ़ायती नहीं होते। उनका मत है कि बड़े उद्योगों की किफ़ायत एक भ्रम है। वास्तविक किफ़ायत छोटे उद्योगों में ही होती है। सत्य तो यह है कि किफ़ायतें बड़े पैमाने पर उत्पादन में नहीं, अधिक उत्पादन के कारण होती हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर कपड़ा तैयार होने पर भी भारत का कपड़ा वहां जाकर सस्ता पड़ता था। जापान की जो वस्तुएं सस्ती बाजार में जाकर बाकी सब माल को निकाल देती हैं वे बड़े कारखानों में नहीं, घरों में बनती हैं। यदि उनकी छोटे उद्योगों की असुविधाएं दूर कर दी जाए तथा बड़े उद्योगों को छोटे सुविधाएं के अतिरिक्त कारणों में प्राप्त हैं न मिले तो निश्चित ही छोटे उद्योग बाजी मार कर ले जाएंगे। हमें मालूम है कि 1930-1937 के काल में छोटे छोटे मोटर चलाने वालों ने रेलों को प्रतियोगिता में पछाड़ दिया। यदि शासन और युद्ध रेलों की मदद को नहीं आते तो उनके लिए जीवन रहना कठिन हो जाता है। बड़े उद्योगों की किफ़ायत भ्रमपूर्ण है। इसको निरूपित करते हुए उपाध्याय कहते हैं कि M.M. मेहता की पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में बड़े उद्योगों की वृद्धि की विशद व्याख्या की गई है। इसके निष्कर्ष पर इससे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बड़े उद्योगों की किफ़ायतें प्रतियोगिता के कारण नहीं बल्कि उसे दबाकर डाका डालने वाली व्यापारिक क्रियाओं से प्राप्त होती हैं। बड़े उद्योगों की दूसरे पक्षों से अपने लिए हितकर और अच्छी शर्तें मनवाने की क्षमता कार्यकुशलता का फल नहीं अपितु आर्थिक व वित्तीय सामर्थ्य के परिणाम स्वरूप हैं। बड़े उद्योग बहुधा मजदूरों का शोषण करते हैं, ऊंचे मूल्य लेते हैं तथा अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक सुधारों को दबा देते हैं। एक बार बाजार का आधिपत्य स्थापित करने के बाद उनकी औद्योगिक कुशलता ही प्रेरणा नष्ट हो जाती है। अधिकांश बड़े बड़े उद्योग धीरे धीरे विकास के आधार पर नहीं बल्कि वित्तीय एवं प्रशासनिक एकीकरण के कारण बढ़े हैं। ये उद्योग मंदी के समय जब अपनी अधिकाधिक योग्यता तथा आर्थिक क्षमता दिखाने का अवसर रहता है नहीं बढ़े बल्कि तेजी के उस काल में बढ़े जबकि सिक्योरिटियों और स्टॉक में से ज़्यादा कमाने का मौका रहता है। ये इतने बड़े हैं कि इनका आर्थिक दृष्टि से संचालन नहीं किया जा सकता।
हम यह जानते हैं कि बैंकों, रेलों, आढ़तियों आदि सबकी सुविधा इन बड़े उद्योगों को सहज ही मिल जाती है, जबकि छोटे उद्योगों असंगठित होने के कारण आज की बाजार अर्थव्यवस्था में कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर पक्के माल को बेचने तक की श्रृंखला की व्यवस्था नहीं कर पाते। एक बार यह श्रृंखला पूरी हो गई तो फिर उसका छोटे उद्योगों का मुकाबला कर पाना कठिन होगा। शासन का कर्तव्य है कि इस संगठन को खड़ा करने में सहायक हो। इन छोटे उद्योगों में अंतर्निहित अंततः संभावनाओं के विषय में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत आशान्वित हैं। वे कहते हैं कि छोटे उद्योगों का क्षेत्र जो एक बार काफ़ी संकुचित हो गया था, विशद होता जा रहा है। जिन वस्तुओं की छोटे आधार पर उत्पादन की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वे अच्छी और आर्थिक आधार पर पैदा की जाने लगी है। हाल ही में चीन के एक समाचार ने कि वहाँ इस्पात के छोटे आधार पर पैदा किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास की संभावनाओं को काफ़ी बढ़ा दिया है। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में छोटे व कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था के मेरुदंड होंगे, तो भी आधुनिक उत्पादन व्यवस्था एवं मानवीय आवश्यकताएं ऐसी हैं कि बड़े उद्योगों की एकदम अवहेलना नहीं की जा सकती। अतः वे बड़े उद्योगों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण न हो, इसके लिए मुख्यतः दो सुझाव रखते हैं। शासन व्यवस्था द्वारा नियमन की तथा श्रमिकों के स्वामित्व की हिस्सेदारी की व्यवस्था हो। इस विषय में वे निजी व सार्वजनिक उद्योग की रूढ़िवादी व्याख्याओं के प्रति कट्टरता को अव्यवहारिक मानते हैं। उसका इन्हीं संदर्भों में मत है। दीनदयाल जी मानते हैं कि कोई बड़ा रूढ़िवादी और सैद्धांतिक थियोरेटिकल दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं होगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष ब्लैक ने अक्टूबर 1957 में विश्व के प्रमुख उद्योगपतियों के सम्मेलन में कहा था, मैं पूंजीवाद के पुजारियों से यह प्रचार करते हैं कि निजी पूंजी विश्व के सभी विकास के आवश्यकताओं को पूरा कर सकती जनता ही उतना ही परेशान हूँ जितना समाजवादियों से, जो यह दावा करते हैं कि सार्वजनिक उद्यम ही संपूर्ण मांग को संतुष्ट कर सकता है। अविकसित देशों में व्यवहारिक दृष्टि से निजी उद्योग और शासन दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। कहा गया है कि अविकसित देशों में सबसे दुर्बल उत्पादन यदि कोई है तो वह जोखिम उठाने वाला आदमी, इंटरप्रेन्योर। ऐसी व्यवस्था में राज्य को स्वाभाविक ही आगे बढ़ना पड़ता है। समाजवाद से कोसों दूर भागने वाले कई देशी राज्यों ने इसी आधार पर के कारण अपनी ओर से उद्योग धंधों की स्थापना की। अतः व्यावहारिक नियम यह भी बनाया जा सकता है कि यहाँ निजी क्षेत्र आ सकता हो, वहाँ शासन प्रवेश करे। हालांकि शासन का कार्य साधारणतया अर्थोत्पादन नहीं है। जहाँ ऐसे उद्योजक मिलते हों, यहाँ उपाध्याय का मत है कि शासन उनका नियमन करे, उस पर संसदीय नियंत्रण हो। बड़े उद्योगों की एक विकृति है पैसे को मालिक मानना तथा श्रम को मजदूर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे उद्योगों की मलकियत को भी श्रमिकों, प्रबंधकों व अंशधारियों में विकेंद्रीकृत करना चाहते हैं। अचल उत्पादन के संबंध में जैसे भूमि में श्रम करने वाले उत्पादन के स्वामित्व को स्वीकार किया गया, भूमि उसकी जो जोते, दीनदयाल ने का नारा दिया, भूमि उसकी जो जोते। फिर क्यों उद्योगों भी मजदूर का स्वामित्व स्वीकार किया जाए? क्यों न उद्योगों पर भी मजदूर का स्वामित्व स्वीकार किया जाए?
यह आश्चर्य का विषय है कि कंपनियों में एक शेयर होल्डर तो जो बहुधा किसी उद्योगों से लाभांश के अतिरिक्त और कुछ भी संबंध नहीं रखता, स्वामित्व के अधिकार का उपभोग करे, और जो मजदूर उस कारखाने के बराबर काम करता है, वास्तविक रूप से कलों को सक्रिय बनाता है और जिसकी पूरी जीविका उस उद्योग में भरे बुले पर निर्भर है, सदैव ही परायापन अनुभव करता रहे। निष्प्रियता ही उसकी भूमिका ठीक नहीं है। अतः आवश्यक है कि अंशधारी के साथ मजदूर को भी स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो, उसे लाभ और प्रबंध का भागीदार बनाया जाए। इस प्रकार श्रमिकों के प्रतिनिधि संचालन मंडल में रहेंगे। विकेंद्रीकरण को दीनदयाल उपाध्याय अर्थव्यवस्था का केंद्रीय मुद्दा मानते हैं। विकेंद्रीकरण से ही सामाजिक न्याय, स्वदेशी व स्वावलंबन को हम प्राप्त कर सकते हैं, और यह हमारे लिए जरूरी है। भारत के लिए स्वदेशी भी जरूरी है, स्वावलंबन भी जरूरी है, आत्मनिर्भरता भी जरूरी है और सामाजिक न्याय भी जरूरी है। उनका मत है कि आज की परिस्थितियों में यदि दो शब्दों का प्रयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा को परिवर्तन बताना हो तो वे है विकेंद्रीकरण और स्वदेशी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था को मानते थे और स्वदेशी अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने को बल देते थे। वे अर्थ संस्कृति की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अर्थ संस्कृति की बात करते हैं। अर्थ संस्कृति क्या है? मानव जीवन में उत्पादन, वितरण एवं उपभोग, ये तीन क्रियाएं उनके आर्थिक जीवन को रूपायित करती हैं। अनियंत्रित या असंयमित उपभोग वितरण में विषमता व लूट को प्रेरित करता है। उत्पादन की भी कोई मर्यादा नहीं रहती। वह असंस्कृत आर्थिक जीवन है। उपाध्याय जी अर्थ संस्कृति का सूत्र है अपरमात्रिक उत्पादन, समान वितरण तथा संयमित उपभोग। अपरमात्रिक उत्पादन, समान वितरण और संयमित उपभोग। उत्पादन की मर्यादा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय तीन बातें कहते हैं। पहला, उपभोग की आवश्यकता एवं अपेक्षित बचत के लिए पर्याप्त उत्पादन को अपरमात्रिक उत्पादन कहते हैं। यह उत्पादन की मर्यादा है। दूसरा, जिस उत्पादन को खपत के लिए बाजार खोजना पड़े, लोगों में उपभोग की लालसा जगानी पड़े, वह सामाजिक संस्कारों में असंतुलन उत्पन्न करता है। बड़े उद्योग व उपभोगवाद में चोली दामन का साथ है। प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमा है जिसका उच्छृंखल दोहन नहीं करना चाहिए। प्रकृति में एक संतुलन है, इक्विलिब्रियम है। प्रकृति अपनी पद्धति से क्षय की पूर्ति करती रहती है। मानव इतनी तेजी से उसका विनाश कर रहा है न तो प्रकृति क्षतिपूर्ति कर पाती है और न उसका संतुलन ही टिक पाता है। प्रत्येक क्रिया के सर्वांगीण परिणामों पर विचार करने लायक ज्ञान का अभी भी मानव के पास अभाव है। अतः प्राकृतिक संसाधनों की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला उत्पादन वर्जनीय है। वितरण में समानता के नियम के विषय में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तीन बातें कहते हैं। पहला, वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, ये पांच आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। दीनदयाल जी का नारा है रोटी, कपड़ा और मकान, पढ़ाई और दवाई, यह पांच मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दीनदयाल जी का कहना है कि इनका मौलिक अधिकार देना चाहिए और यह प्रत्येक व्यक्ति की यह आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं? अधिकतम व न्यूनतम आय का नियत अनुपात नहीं बिगड़ना चाहिए। अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का आय का नियत अनुपात नहीं बिगड़ना चाहिए। तीसरा, वितरण निकाय उत्पादक और उपभोक्ता के साथ संतुलन वाली हो। अतिरिक्त मूल्य उपभोक्ता के लिए शोषणकारी न हो
तथा उत्पादक व वितरक के अतिरिक्त मूल्य का न्याय संगत बंटवारा हो। उपभोग के संबंध में भी दीनदयाल जी की अपनी मान्यता है। संयमित उपभोग का तात्पर्य है कि स्वस्थ शरीर की आवश्यकता के अनुकूल उपभोग। इंद्रिय लोलुपता को जगाकर किया जाने वाला उपभोग शारीरिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों के लिए घातक होता है। दूसरा, अनियंत्रित उपभोग असमान वितरण का कारण है। उपभोग में संयमन सादा जीवन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण है। उत्पादन उपभोग का नियंत्रण नहीं करता। उपभोग ही उत्पादन का नियंत्रण करता है। तीसरा, आर्थिक अभाव तथा प्रभाव दोनों ही उपभोग को असंयमित करते हैं। अतः अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो जीवन के लिए अर्थायाम की संपुक्ति करने वाला अर्थव्यवस्था। चौथा, आत्मिक, बौद्धिक व मानसिक आनंद के अभाव में भी व्यक्ति का भौतिक उपभोग असंयमित हो जाता है। व्यक्ति जब सब प्रकार के आनंद की पूर्ति एवं भौतिक उपभोग से प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उपभोगवाद के त्रासदायी दुष्चक्र में फंसता है। अतः संयमित उपभोग के संयोजन के लिए समाज में योग्य शिक्षा व संस्कार की व्यवस्था आवश्यक है। सांस्कृतिक आनंद उपभोग को संयमित करता है। इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय निरूपित करते हैं कि उत्पादन, उपभोग व वितरण कोरी आर्थिक क्रियाएं नहीं हैं। इसके अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी हैं। इन पहलुओं की उपेक्षा करने वाला उत्पादन, उपभोग व वितरण मानव को विषमता, लोलुपता, शोषण एवं असंवेदनशीलता से ग्रस्त कर देगा। अतः हमें केवल आर्थिक नियोजन व नियमन ही नहीं वरन एक अर्थ संस्कृति का भी विकास करना है। इनमें हम अर्थ विकृति से बच सकें। तो यह एक भाग अर्थव्यवस्था पर दीनदयाल के आर्थिक और सामाजिक का मैंने अपना लेक्चर दिया। आगे का जो पक्ष है वह मैं कल आपके सामने रखूँगा।